आपको याद होगा समतल में इस समय हम लोग अभी तक एग्जाम्पल से सॉल्व कर रहे थे और आज एक्सरसाइज पे आ गए 11.3 एक्सरसाइज। 11.3 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप भी गौर से अपनी अपनी बुक्स में देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में, मतलब जितने भी प्रश्न एक नंबर के पार्ट जो दिए गए हैं उनमें समतल के अभिलंब की दिक कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। समतल के अभिलंब की दिक कोसाइन आपको पता लगानी है और मूल बिंदु से समतल की दूरी पता लगानी है। ठीक है, जैसे ए पार्ट है तो z इज इक्वल टू 2 दिया गया है इस पे। क्वेश्चन समझ पाए कुछ आप? दो बातें आपको पता लगानी है। क्या? समतल के अभिलंब की दिक कोसाइन। क्या आपको याद है समतल का अभिलंब कौन था? वेक्टर n। उसके क्या पता लगाने हैं आपको? दिक कोसाइन। और दूसरी चीज मूल बिंदु से समतल की दूरी यानी कि d पता लगानी है आपको। मैं एक छोटा सा फिगर अगर आपको बना के दिखाऊं, ये x, y और z, ये मैंने प्लेन बनाया। इस प्लेन पर मूल बिंदु से हमने एक ऐसा लंब डाल दिया। ये जो मूल बिंदु से लंब पड़ा इसको हम काहे से लिखते हैं? वेक्टर n से। और इसकी जो डिस्टेंस होती है, वो लंबाई जो होती है, उसको हम स्मॉल d से लिखते हैं। आपको दो चीजें पता लगानी है। समतल पर जो अभिलंब है उसके दिक कोसाइन वेक्टर n के, और मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी पता लगानी है। कुछ आइडिया आ रहा है क्या क्या चाहिए आपको? वेक्टर n के लिए दिक कोसाइन मतलब l चाहिए, m चाहिए, n चाहिए। दूसरा, मूल बिंदु से समतल तक की लंबवत दूरी चाहिए आपको। यही तो है। अगर ऐसा करना है तो आप कैसे कर सकते हो इसको? बड़ा इजी तरीका है। आप इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो। बेटा इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0x प्लस z इज इक्वल टू 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और ये कौन सा रूप है समतल का? कार्तीय रूप। हम इसे वेक्टर फॉर्म में बदलना चाहते हैं। आपको याद है वेक्टर फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं? बहुत बार ये कंडीशन आई है और हमने आपको बदल के दिखाया है। क्या करते हैं उस वक्त करते हैं वेक्टर r डॉट 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0z कैप, नो सॉरी 0k कैप, नो k कैप इज इक्वल टू 2। देखो 0 0 1 है ना, तो वेक्टर r डॉट 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 1k कैप इज इक्वल टू 2। अब इसकी कंपेयर हम किससे कर देंगे? वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d से तुलना करने पर क्या आप बता सकते हैं? नहीं, इससे भी पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। ये एक समतल बन गया। समतल में वेक्टर फॉर्म में दो फॉर्मेट है हमारे पास। एक है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d और दूसरा है वेक्टर r डॉट वेक्टर n कैप इज इक्वल टू d। क्या बता सकते हैं ये जो फॉर्मेट समतल की आई है वो कौन सी है? ऊपर वाली, नीचे वाली? कौन सी फॉर्मेट है? सोचिए, बताइए जल्दी से। नहीं पता लग रहा है? देखो, अगर ये वाली फॉर्मेट होगी तो r के साथ जो n वेक्टर लिखा होगा उसका मापांक 1 नहीं आएगा। अगर ये वाली फॉर्मेट होगी तो n का मापांक 1 आएगा। यहां पर चेक करो, इसका मापांक कितना आएगा? 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो कौन सी फॉर्मेट है? नीचे वाली। इसलिए हम कैसे तुलना कराएंगे? वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d से तुलना करने पर। ठीक है, अगर इससे तुलना करेंगे, इसमें एक चीज और बताएं, इसमें ये d क्या होता है?
मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, और ये एन कैप इकाई लंबवत इकाई सदिश, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो यहां पर एन कैप की वैल्यू कितनी है? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और एक चीज सोचो, एन कैप में जो आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक होते हैं वो एन के दिक् अनुपात होते हैं या दिक् कोज्याएं होती हैं? दिक् कोज्याएं होती हैं। इसलिए समतल पर अभिलंब समतल पर अभिलंब की दिक् कोज्याएं बताएं कितनी आएंगी? समतल पर अभिलंब की दिक् कोज्याएं, L की वैल्यू 0, M भी 0, N की वैल्यू 1। ये समतल पर अभिलंब की दिक् कोज्याएं आ गई। ठीक है, अभी एक चीज और आपको चाहिए, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी तथा मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, ये मुझे बताएं इस फॉर्मूले में डी मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है या कांस्टेंट है? मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है, तो डायरेक्ट बस डी की वैल्यू बता दो। तो डी की वैल्यू तुलना करोगे तो कितनी आएगी? 2 इकाई। मतलब जो समतल होगा वो मूल बिंदु से कितनी दूर होगा? 2 इकाई दूरी पर होगा। इस तरह से आपको समतल पर अभिलंब की दिक् कोज्याएं भी मिल गई, आपको मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी 2 इकाई भी मिल गई। नहीं समझ में बात आई आपको? नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट देखें बेटा, लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये एक समतल है, इसमें भी वही काम करना है जो हमने इसमें करना था। क्या करना है? मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है, और दूसरा अब समतल पर अभिलंब की दिक् कोज्याएं चाहिए। ठीक है, बड़ा इजी तरीका। सबसे पहले आप इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो। बताएं क्या वेक्टर फॉर्म बनेगी इसकी? वेक्टर आर डॉट 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप इज इक्वल टू 1। अब फिर से आपकी परीक्षा की घड़ी है, बताएं ये समतल का कौन सा वाला फॉर्मेट है? हम तुलना समतल की आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी से करें या वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी से करें? किससे कंपेयर करें? ऊपर वाले फॉर्मूले से या नीचे वाले से? कुछ लोग नीचे वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं, ये वाला। इस फॉर्मूले को कब यूज करते हो देखो फिर से समझो। अगर आर के बगल में लिखे हुए नंबर का मापांक 1 होगा तो ये यूज करेंगे। क्या इसका मापांक 1 है? देखो हमेशा दिमाग खुला रखो भाई। नहीं समझ में आया? इसका मापांक बेटा बोलो कितना आएगा? √3 आएगा। क्या ये 1 के बराबर होता है? तो फिर ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं कर सकेंगे, ये वाला फॉर्मेट यूज करिए। हमने यहां क्यों यूज किया था इसको? क्योंकि इसका मापांक 1 था इसलिए। तो आप किससे तुलना करोगे? वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी से तुलना करने पर, ठीक है बेटा, आप तुलना करोगे तो वेक्टर एन की जगह पर क्या मिलेगा आपको? वेक्टर एन मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। या आपको देखो 2 चीजें चाहिए, एक तो अभिलंब के दिक् कोज्याएं चाहिए और एक मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई चाहिए। और उसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, उसके लिए अगर ये वाली फॉर्मेट बनेगी तो हमें दिक् कोज्याएं भी मिल जाएंगी और मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की। तो एक काम करो, आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। कैसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे? मॉड ऑफ एन से डिवाइड कर दो।
अच्छा चलो मैं पहले लिख ही देता हूं एक बार। वेक्टर n इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और d इज इक्वल टू कितना है बताएंगे। यहां पर ये जो 1 है, क्या ये मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है? कांस्टेंट है, ये लंब की लंबाई नहीं है, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट है ना इसका, इसलिए। अब इसको बनाने के लिए मुझे दोनों तरफ मॉड ऑफ एन से डिवाइड करना पड़ेगा। मॉड ऑफ वेक्टर एन क्या होगा? अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर, अंडर रूट 3 बना। अंडर रूट 3 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा आपको इस समतल में, ठीक है। तो हम अंडर रूट 3 से डिवाइड करेंगे। समतल 1 में अंडर रूट 3 से भाग करने पर दोनों पक्षों में भाग करोगे तो वेक्टर आर डॉट, ये क्या लिखा हुआ है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब ये इकाई सदिश बन गया। देखो अब ये कौन सी फॉर्मेट में आ गया? आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी वाली फॉर्मेट में ये आ गया। अब ये डी जो है वो मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है, अब पहले नहीं थी। और एन कैप की वैल्यू कितनी है? ये पूरी वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। ये एन कैप की वैल्यू है। अगर ये एन कैप की वैल्यू है, क्योंकि ये इकाई सदिश है, इसलिए इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं यही तो दिक्कोज्याएं होंगी। तो समतल पर अभिलंब की दिक्कोज्याएं, इसलिए समतल पर अभिलंब की दिक्कोज्याएं, समतल पर अभिलंब की दिक्कोज्याएं कितनी हुई? 1 अपॉन अंडर रूट 3। एम की भी वैल्यू इतनी ही है और एन की भी वैल्यू इतनी ही है। और दूसरी चीज, समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, बताएं लंब की लंबाई 1 होगी या 1 अपॉन अंडर रूट 3 होगी? वेरी गुड, 1 अपॉन अंडर रूट 3 के बराबर होगी ये लंबाई, ठीक है। यहां से जब कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा। ये आपका हो गया सवाल नंबर 1 का पार्ट बी। नोट करें जल्दी से बेटा। पहले का सी पार्ट अच्छा देख लें। लिखा है 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5। इसमें भी हमको वही करना है। सबसे पहले इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करो। इसके वेक्टर फॉर्म बनाओगे तो r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये मुझे बताएं ये कौन सा फॉर्मेट है? वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी है या वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू डी है? ये वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी। हम इसको n कैप बनाना चाहते हैं तो बताएं इसको कैसे कैप बना सकते हैं? इसके मापांक का दोनों पक्षों में भाग दे दें तो वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप अपॉन अंडर रूट, इसी का मॉड लेना पड़ेगा। क्या कैसे निकालोगे? अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, के का गुणांक -1 उसका स्क्वायर प्लस 1, और यही आपको अपॉन में करना पड़ेगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 वेक्टर आर डॉट, ये कितना बन जाएगा? अंडर रूट 14। अलग अलग कर दीजिए इसको। 2 अपॉन अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप इज इक्वल टू
5/√14। अब बताएं ये कौन सी फॉर्मेट है, समतल का ये कौन सा रूप है? तो आंसर है समतल का ये रूप है वेक्टर r.n कैप इज इक्वल टू डी। कैसे जान गए आपकी यही वाला रूप है? क्योंकि ये इकाई सदिश है। तो वेक्टर r.n कैप इज इक्वल टू डी। एन कैप की वैल्यू कितनी है? 2/14 आई कैप, 3/√14 जे कैप, 1/√14 के कैप। ठीक है, इसलिए यहां से हम क्या बता सकते हैं आपको? समतल पर अभिलंब की दिक को ज्याएं तो हम बता सकते हैं समतल पर अभिलंब की दिक को ज्याएं। दिस इज एल की वैल्यू कितनी होगी? 2/√14, एम होगा 3/√14 और एन होगा -1/√14। दिक को ज्या निकल आई समतल पर अभिलंब की। इसके बाद समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। अब समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, या समतल से मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी आप लिख सकते हो। मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी ये कितनी होगी बताएं? इस फॉर्मूले में ये जो डी होता है कांस्टेंट है कि मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी है तो वो कितनी आ रही है? 5/√14 इकाई। नहीं समझ में आया आपको? अच्छा, इसके बाद इसका डी पार्ट भी है, लिखा है 5y + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5y + 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने फिर से बदलना है वेक्टर फॉर्म में। कैसे करेंगे? वेक्टर r.5j कैप इज इक्वल टू -8। हम एक काम करना चाहेंगे बेटा, ये नॉर्मल जो होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में अभिलंब की दूरी अभिलंब की लंबाई आती है, मूल बिंदु से समतल की दूरी आती है, तो हम राइट साइड में माइनस लिखना नहीं चाहते, इसलिए हम एक काम करेंगे, दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो वेक्टर r.-5j कैप इज इक्वल टू 8। ठीक है, उसके बाद आप इस 5 को उधर भेज दीजिए, यहां मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये उधर जा सकता है, तो आपको मिल जाएगा वेक्टर r.-वेक्टर j इज इक्वल टू 8/5। अब आप ये मुझे बताएं, ये जो समतल की इक्वेशन है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं भाई, r.0i कैप -j कैप + 0k कैप इज इक्वल टू 8/5। अब आप ये मुझे बताएं, ये कौन सा फॉर्मेट है समतल का? वेक्टर r.n कैप वाला है कि वेक्टर n वाला है? n कैप वाला है कि वेक्टर n वाला है? कैसे पहचाना? इसका मापांक निकाल के देखा, एक आया, n कैप वाला फॉर्मेट है, तो हमने कंपेयर करवा दिया। वेक्टर r.n कैप इज इक्वल टू डी से तुलना करने पर बेटा, जब इससे कंपेयर करोगे आप, तो n कैप की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? n कैप की वैल्यू क्या मिलेगी? 0i कैप -j कैप + 0k कैप, और n कैप से ही समतल पर अभिलंब की दिक को ज्याएं मिल जाएंगी आपको। इसलिए
समतल पर अभिलंब की दिक को ज्याएं बताएं। क्या क्या दिक को ज्याएं होंगी? L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू -1, N इज इक्वल टू 0। एक चीज तो आ गई। उसके बाद ये D की वैल्यू कितनी है, और ये D सूत्र में क्या है? मूल बिंदु से समतल की दूरी। मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, ये कितना होगा? 8/5 इकाई। आप एक चीज हमेशा याद रखना, जो ये कांस्टेंट उधर जाएगा इसको माइनस में लेके कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसका माइनस आप इधर ले आइए। बात समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि उधर से ही हमको क्या मिलेगा? मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, और डिस्टेंस माइनस में नहीं लिखी जाती। तो अगर हम इसको माइनस में लेके चलेंगे तो लास्ट में जाके हमारी डिस्टेंस कैसी आएगी? तो हम माइनस नहीं रखना चाहते। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो माइनस आप इधर रख लीजिए पर उधर आप मत रखिए। समझ आया? और यही हमने यहां पर किया। और दिक को ज्याएं 0, -1 0 होगी। किसी किसी बुक में दिक को ज्याएं 0, +1 और 0 दी गई हैं, आप उसको हटा दें। दिक को ज्याओं का सही सेट 0, -1 और 0 का रहेगा। उस पर 0 +1 0 का सेट अच्छा नहीं है, सही नहीं है, इसको सही करो आप। ठीक है, नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से देखिए। लिखा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है। मूल बिंदु से समतल कितनी डिस्टेंस पर है? 7 मात्रक। और सदिश 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप पर अभिलंब है। देखिए इसमें समतल की मूल बिंदु से दूरी 7 मात्रक दी है। समतल की मूल बिंदु से दूरी दी गई है 7 मात्रक। ठीक है, और सदिश 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप पर अभिलंब है। जो समतल है वो इस सदिश पर अभिलंब है। समतल सदिश 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप पर अभिलंब है। ठीक है, ऐसे समतल की इक्वेशन आपको चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसका थोड़ा फिगर बना के आपको समझाता हूं। ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है। ये एक समतल है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये ओरिजिन पॉइंट है बेटा। यहां पर ऐसा एक लंब हमने डाला, मूल बिंदु से समतल पर लंब डाला। मूल बिंदु से समतल की जो दूरी है वो 7 मात्रक है, तो ये डिस्टेंस 7 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? d से। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सदिश 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप है उस पर अभिलंब है। कौन अभिलंब है? समतल। एक सदिश है ये वाला जिस पर समतल अभिलंब है। तो ऐसा कर लिया जाए, ये हमने एक वेक्टर बना लिया, और ये वेक्टर कौन सा है? 3i कैप 5j कैप - 6k कैप। ये ऐसा वेक्टर है जिस पर ये समतल कैसा है? अभिलंब है। अब थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये लाइन समतल पर कैसी है? अभिलंब, लेकिन मूल बिंदु से खींची गई है। और ये भी समतल पर कैसा है? अभिलंब, पर जरूरी नहीं कि मूल बिंदु से खींची गई हो। तो इन दो लाइंस में आपस में क्या रिलेशन है, सोच के बता सकते हैं आप मुझे? अरे ये बड़ा आसान है बेटा। देखो ये एक प्लेन है, इस पर एक लाइन हमने ऐसे बना दी,
समतल पर कैसी बनाई, बिल्कुल अभिलंब। एक लाइन ऐसे ही समतल पर अभिलंब बनाई। तो इन दो लाइंस को देखकर कुछ मुझे बता सकते हैं आप कि दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, लंबवत होंगी कि समांतर होंगी? समांतर होंगी, ये तो बड़ा स्पष्ट है। ये एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है कि नहीं? इस प्लेन पर एक ये अभिलंब है और इसी प्लेन पर एक यहां अभिलंब है। अब बताओ ये दोनों आपस में कैसे होंगे कि अभिलंबवत हो जाएंगे, समांतर होंगे। और अगर दो सदिश समांतर हैं तो उनके क्या बराबर होते हैं? दिक् अनुपात बराबर होते हैं कि दिक् कोज्याएं बराबर होती हैं? सोच के बताइए, यह भी आपको बताया गया है। अगर दो सदिश आपस में समांतर हैं तो उनके दिक् अनुपात बराबर होंगे कि दिक् कोज्याएं बराबर होती हैं? दिक् अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चलिए और मुझे बताओ कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके क्या बराबर होते हैं? प्रवणता। और यहां प्रवणता का काम कौन करता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में? दिक् अनुपात करते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर ये दोनों समांतर हैं, आपको एक चीज छोटी सी, इसको छोड़ो, एक चीज याद करो कि अगर एक रेखा के दिक् अनुपात A1 B1 C1 है, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात A2 B2 C2 है और समांतर है, तो उनके लिए एक शर्त बताई गई थी आपको। ये समांतर की शर्त है कि दिक् अनुपात आपस में उनका अनुपात कैसा होगा? बराबर। लेकिन आगे से हमेशा के लिए याद कर लीजिए आप कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी दिक् कोज्याएं बराबर होंगी। दिक् अनुपात कैसे होंगे? समानुपाती। और दिक् कोज्याएं कैसी होंगी? बराबर। तो जो इसकी दिक् कोज्याएं होंगी वही इसकी दिक् कोज्याएं होंगी। थोड़ा सा इस चीज को आप समझिए। फिर से मैं आपको बताऊं, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो दोनों के बारे में कमेंट करिए, दिक् अनुपात के भी बारे में और दिक् कोज्याओं के भी बारे में। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो दोनों के दिक् अनुपात समानुपाती होंगे, बराबर नहीं होते। लेकिन दोनों की दिक् कोज्याएं बराबर होती हैं। अब समझ में आया कुछ? तो अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में समांतर हैं तो जो इसके दिक् अनुपात होंगे, सॉरी, जो इसकी दिक् कोज्याएं होंगी वही इसकी दिक् कोज्याएं होंगी। समझ आ रहा है आपको? तो अगर हम इसको कुछ मान लें, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की हमको दिक् कोज्याएं चाहिए वैसे, तो वो दिक् कोज्याएं इसके बराबर होंगी। बस यही हमको इससे इसको बनाना है। चलिए देखिए, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की दिक् कोज्याएं बराबर, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की दिक् कोज्याएं बराबर होंगी किसके? आंसर है समतल पर अभिलंब सदिश की दिक् कोज्याओं के। समतल पर अभिलंब सदिश की दिक् कोज्याएं अब देखो, समतल पर अभिलंब कौन है? समतल पर तो ये अभिलंब है। अगर ये अभिलंब है तो इसकी दिक् कोज्याएं कैसे निकालोगे? आप क्या मुझे बता सकते हैं? ये 3, 5 और -6 ये इस वेक्टर के क्या हैं? इसको हम वेक्टर कैपिटल N मान लेते हैं। और मूल बिंदु से ये वाले को आपको याद है हम स्मॉल वेक्टर n माना करते थे, याद आया? तो इसके 3, 5 और -6 ये क्या हैं? और हमको इसकी क्या चाहिए? देखो लिखा है समतल पर अभिलंब सदिश। समतल पर अभिलंब सदिश यानी कि वेक्टर n की दिक् कोज्याएं चाहिए। कैसे निकाली जाएंगी?
मॉड ऑफ वेक्टर एन से भाग दे दिया जाए। चलो उसको सॉल्व करके देखो तो ये दिक् कोज्याएं आएंगी। इसका मॉडुलस कितना आएगा यहीं पर लिख देते हैं हम। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये 36, कितना आएगा? अंडर रूट 70। ठीक है, अच्छा इतना बन गया। अब अगर इससे डिवाइड आप करोगे तो देखो 3, 5 और -6 वो इसकी दिक् अनुपात है, लेकिन 3 अपॉन अंडर रूट 70, 5 अपॉन अंडर रूट 70, -6 अपॉन अंडर रूट 70 वो इसके क्या होंगे? दिक् कोज्याएं। वेरी गुड। तो 3 अपॉन अंडर रूट 70 कॉमा 5 अपॉन अंडर रूट 70 कॉमा -6 अपॉन अंडर रूट 70, ये आ गए समतल पर अभिलंब सदिश वेक्टर n की दिक् कोज्याएं। और यही दिक् कोज्याएं किसकी हैं? मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की दिक् कोज्याएं। अब थोड़ा सा सोच के बताइए, मूल बिंदु से हमने समतल पर जो लंब डाला है वो है वेक्टर n, और इसकी दिक् कोज्याएं हमें पता है। क्या मालूम है? इसकी दिक् कोज्याएं हमको मालूम है। अगर इसकी दिक् कोज्याएं मालूम है तो इन दिक् कोज्याओं की मदद से हम वेक्टर n बना सकते हैं या n कैप बना सकते हैं। इनमें i कैप, j कैप और k कैप का गुणा करा के लिख देंगे तो वेक्टर n बनेगा या n कैप बनेगा? n कैप बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दिक् कोज्याएं हैं। तो क्या चीज बनेगी? n कैप। क्या बनेगी? 3 अपॉन अंडर रूट 70, 5 अपॉन अंडर रूट 70 -6, ओ सॉरी, i कैप, j कैप, k कैप ये लिखने पड़ेंगे। j कैप -6 अपॉन अंडर रूट 70 k कैप, ये क्या बन गया? n कैप। अब आपको वैसे चाहिए क्या? भूल तो नहीं गए हैं आप? क्या चाहिए था आपको? समतल का समीकरण चाहिए। समतल के समीकरण की दो फॉर्मेट हमारे पास हैं, एक है n कैप वाली और एक है वेक्टर n वाली। हमारे पास n कैप है, तो समतल का अभिष्ट समीकरण क्या होगा? समतल का अभिष्ट समीकरण वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d से, तो मैंने वेक्टर r की जगह वेक्टर r लिखा, n कैप की जगह पर क्या लिखा जाए? ये पूरी वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट 70 i कैप, 5 अपॉन अंडर रूट 70 j कैप, 6 अपॉन अंडर रूट 70 k कैप। अब ये मुझे बताएं इस d की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 7 लिखा जाएगा। क्यों? ये d क्या होता है इस सूत्र में? मूल बिंदु से समतल की दूरी, और समतल की मूल बिंदु से दूरी 7 दी गई है, इसलिए हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 7। और इस तरीके से ये समतल का अभीष्ट समीकरण निकल करके आपका आ गया। नहीं समझ में बात आई आपको? तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में मैंने दो चीजें आपको बताई। अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, देखो एक ही समतल पर अगर दो सदिश अभिलंबवत हों, पहली बात तो ये समझ लो समतल एक ही था, ये भी अभिलंब था और ये भी अभिलंब है। तो अगर एक ही समतल पर दो अभिलंब हों तो दोनों आपस में कैसे होंगे? समांतर। याद करिए पहले तो ये। दूसरी चीज, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो दिक् अनुपात कैसे होंगे? समानुपाती, उनका अनुपात बराबर होगा। लेकिन दिक् कोज्याएं कैसी होंगी? दिक् कोज्याएं बराबर होंगी उनकी। ठीक है, इसीलिए इसकी दिक् कोज्या हमने इसके लिए यूज कर लिया ये, और उसके से हमने n कैप बना लिया, ये लिख दिया। और d बाई चांस बड़ी अच्छी बात थी कि मूल बिंदु से समतल की दूरी ही थी, और इस सूत्र में मूल बिंदु से समतल की दूरी आती है, हमने वही लिख दिया।
हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसे आप।